हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवी लर्निंग्स में। और आज की इस वीडियो में अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपने लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें अपने लोगों का ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में अपने लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, जहाँ पर अपने लोगों ने कुछ जो इंडेक्स है, जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात की थी, और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह हैं ऑर्गेनिजम्स में, उनके बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में अपने लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो सारा का सारा होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, और ये सारी लाइन आएंगी हमारी एनसीईआरटी से। क्लास 11 की एनसीईआरटी में जो भी लाइंस वगैरह दी हैं, यानी कि टोटल अपने लोग पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। और आज अपने लोग कवर करेंगे पेज नंबर 269 पे दिया हुआ और 270 पे दिया हुआ ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और अगले वीडियो में अपने लोग कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो कि है 17.2। आज अपने लोग स्टार्ट करते हैं 17.1 से। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले अपने लोगों को जो पिछली वाली वीडियो है वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया गया था कि कौन कौन से जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह है सब में डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, यानी कि जो स्टार्टिंग हो रही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो कहाँ से हो रही है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, यानी कि अपने लोग इसको क्या बोल देते हैं? नाक। तो जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो अपर लिप के ऊपर इसकी जो भी पोजीशन है वो वहाँ पे है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स से स्टार्ट हो रही है, जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होंगे हमारे पास। तो नॉस्ट्रिल्स से क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इट लीड टू द नेजल कैविटी, यानी कि ये है नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स से होते हुए जो भी एयर है वो कहाँ पे जाएगी? नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर ये हमारा चैम्बर है, कौन सा? नेजल चैम्बर। ठीक है, थ्रू द नेजल पैसेज, ये हम इस पैसेज को अपने लोग क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज, यानी कि जो भी रास्ता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से कहाँ तक? नेजल चैम्बर तक जाने तक का, वो रास्ता कौन डिसाइड कर रहा है? नेजल पैसेज। तो यहाँ से जब एयर, ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होंगी, यहाँ से जब एयर पास करते हुए, और ये क्या हो गया हमारे पास? ये क्या है? रास्ता है, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं? नेजल पैसेज। पैसेज माने क्या होता है? एक तरीके से रास्ता। और ये है हमारे पास नेजल चैम्बर। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से होते हुई एयर कहाँ पे गई? नेजल पैसेज में, और नेजल पैसेज से होते हुए एयर कहाँ पे पहुँच गई? नेजल चैम्बर में। ठीक है, द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। अब जो नेजल चैम्बर है वो ओपन हो रहा होगा फेरिंग्स में। इट अ पोर्शन विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब देखिए, अगर फेरिंग्स की बात करेंगे अपने लोग, तो फेरिंग्स के लिए कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब अगर बात करते हैं फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स के होते हैं 3 पार्ट। अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, ये है नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से होते हुए जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये आता है हमारा फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स होते हैं 3 तरीके के। जो नेजल के पीछे वाला पोर्शन है उसको अपने लोगों ने नाम दे दिया नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ पे है? नेजल के पीछे वाले चैम्बर में, तो नाम दे दिया नेजोफेरिंग्स। उसके बाद नाम दे दिया ओरोफेरिंग्स, यानी कि जो ओरल कैविटी है उसके पीछे है। अगर अपने लोग बात करें तो यहाँ ये देखिए, ये क्या है? ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के जस्ट पीछे वाले पोर्शन में जो जितना पार्ट आ रहा है हमारे पास फेरिंग्स का, उसका नाम हो गया ओरोफेरिंग्स। ठीक है, अब उसके नीचे क्या है हमारे पास? हाइपोफेरिंग्स, इसको नाम देते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि अगर एयर आ रही है तो नाक के थ्रू होते हुए, यानी कि नेजल कैविटी से होते हुए एयर जाएगी हमारे पास नेजोफेरिंग्स में, और नेजोफेरिंग्स से होते हुए एयर नीचे उतरेगी। ठीक है, तो ये एक पाथ हो गया। अगर इसको अपने लोग ड्रॉ करके देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक तो पाथ ये है एयर का कि नेजोफेरिंग्स तक एयर आई और ये फाइनली जो एयर है वो नीचे उतार दी जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये पाथ होगा। दूसरा पाथ क्या होगा?
कि भाई माउथ से यानी कि ओरल कैविटी से जो एयर है उसको ले लो। तो अगर माउथ से भी आ रही तो कहाँ पे जा रही, बेसिकली कहाँ पे जाएगी, फेरिंग्स वाले रीजन में, क्योंकि ये सारे रीजन कहाँ पे हैं, चाहे वो नेजोफेरिंग्स हो, ओरोफेरिंग्स हो, हाइपोफेरिंग्स हो, ये रीजन किसका है, फेरिंग्स का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एयर भी आ रही है, और समझ लो कि अगर अपने लोग फूड खाएंगे, फूड का इंटेक करेंगे, जब फूड खा रहे होंगे तो फूड भी इसी रास्ते से होते हुए जाएगा। तो अपने लोगों को समझ में आ रहा है कि जो फेरिंग्स वाला रीजन है वहाँ पे एयर भी आ रही है और फूड भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया गया कॉमन पैसेज, क्योंकि यहाँ से फूड भी जाएगा और क्या, ये जो पैसेज है यानी कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते से फूड भी जाएगा और एयर भी जा रही है, इसलिए नाम दे दिया कॉमन पैसेज। कॉमन यानी कि जो कि कॉमन हो, इससे दोनों चीज़ें जा रही हैं, चाहे वो फूड हो और चाहे वो एयर हो। तो ये है फेरिंग्स की बात। तो अपने लोगों ने पढ़ा कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से एयर गई थी हमारे पास कहाँ पे, नेज़ल चैम्बर में, और नेज़ल चैम्बर से नेज़ल पैसेज में गई, और नेज़ल पैसेज से होते हुए नेज़ल चैम्बर में गई, और नेज़ल चैम्बर से होते हुए एयर कहाँ पे पहुँच गई, फेरिंग्स वाले रीजन में। ठीक है, तो इतनी बात अभी तक अपने लोगों ने कर ली है, यानी कि अब एयर पहुँच गई है हमारे पास नेज़ोफेरिंग्स बोल दो या फिर बोल दो कि फेरिंग्स वाले रीजन में। ठीक है, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स। अब देखिए फेरिंग्स के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा लैरिंग्स, जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। तो लैरिंग्स वाले रीजन में क्या होगा, जो लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, क्योंकि यहीं से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, तो इसको दूसरे नाम से बोलते हैं साउंड बॉक्स। रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब जब जो पैसेज है किसका, यहाँ से जब उतर रही होगी एयर और जब फेरिंग्स को छोड़ देगी, यानी कि फेरिंग्स वाले रीजन से अब नीचे आ रही है, तो स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया, जिसको अपने लोग दूसरे नाम में क्या बुलाते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप यानी कि जहाँ से एयर प्रेजेंट हो रही है, और ट्रैकिया प्रेजेंट होगी आगे वाले पोर्शन में। देखिए ट्रैकिया होती है आगे, यानी कि यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो भी पाइप अपने लोगों को समझ में आ रहा है वो कौन सा है, ट्रैकिया, यानी कि एयर वाला पाइप है। और इसी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है कौन सा, फूड वाला पाइप, यानी कि फूड पाइप। ठीक है, अब अगर बात करते हैं लैरिंग्स की, तो देखिए यहाँ से एयर आई थी, यहाँ से एयर आई थी, और ये था हमारे पास फेरिंग्स वाला रीजन। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, ये है हमारा लैरिंग्स वाला रीजन, और लैरिंग्स वाले रीजन में होगा एपिग्लॉटिस वगैरह। इसके बारे में अभी देखिए, अभी अगर कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आगे आगे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो सारी के सारे जो डाउट है वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब जो एयर है वो पहुंच गई कहाँ पे, लैरिंग्स वाले रीजन में। ठीक है, अब देखिए क्या है, larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence known as the sound box। अब जो larynx है ये कैसा एक cartilaginous box है, यानी कि ये cartilages का बना हुआ है, और यहाँ से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी, यानी कि अपनी जो आवाज़ है वो बेसिकली कहाँ से आ रही है, लैरिंग्स वाले रीजन में। तो लैरिंग्स वाला जो रीजन है उसको दूसरे नाम से जानते हैं, साउंड बॉक्स के नाम से, जहाँ से जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है, अपनी जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस हो रही है। ड्यूरिंग सेलोइंग यानी कि जब अपने लोग खाना निगल रहे होते हैं, जब निगल रहे यानी कि खाने को अंदर पहुंचा रहे, जब निगल रहे हैं खाने को, ड्यूरिंग सेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप नोन एज एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। अब देखिए ये यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको अपने लोग ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर अपने लोग बात करते हैं, ये है फ्रंट वाला पोर्शन, देखिए ऐसे देखते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे अपने लोग देखते हैं, इस वाले पोर्शन को अगर अपने लोग जूम करके देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये है हमारा बैक वाला पाइप, यानी कि ये कौन सा हो गया, फूड पाइप। ठीक है, और इसी के आगे वाले रीजन में प्रेजेंट होगा हमारे पास विंड पाइप। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, फूड पाइप, और ये हो गया हमारे पास विंड पाइप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास विंड पाइप। अब इसी के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया। तो ऐसे समझिए कि
इस तरीके से कुछ एक जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैप यानी कि ढक्कन समझ लो एक तरीके से, जो होता है ना बॉटल में ढक्कन लगा होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब अपने लोग खाने को निगल रहे होते हैं तो अगर अपने लोग गौर से अपने लोग समझने की कोशिश करें, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो सलाइवा है उसको जब आप निगल रहे हैं तो यहाँ पे अगर उंगली रख के देखेंगे तो जब आप निगल रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी आगे वाली पाइप है, यानी कि बात हो रही है हमारे पास विंड पाइप की, तो विंड पाइप यहाँ पे अगर उंगली रख के देखेंगे तो हल्का सा ऊपर पुश होता है जब अपने लोग निगल रहे होते खाना। अगर यहाँ पे रखेंगे और ऐसे निगलेंगे तो एक हल्की सी ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। तो बात ऐसी है कि ये क्या है, ये जो ढक्कन है ना, यानी कि जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, इसको बोलेंगे एपिग्लॉटिस, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस कुछ इस तरीके से लगा होगा, सॉरी इस तरीके से लगा होगा, और ये है हमारे पास, मान लीजिए ये है कौन सी, ट्रैकिया वाली पाइप। तो यहाँ से जब देखिए जो एपिग्लॉटिस है ना ये मूवमेंट कम करता है, लेकिन जो ट्रैकिया वाला पाइप है वो ऐसे हो जाता है और फाइनली जो फूड है वो यहाँ पे नहीं आ पाता। ये देखिए फूड यहाँ से आएगा, फूड को जब निकलेंगे तो यहाँ से आएगा, तो फूड की एंट्री प्रिवेंट हो जाए कहाँ से, हमारे पास एपिग्लॉटिस से। तो एपिग्लॉटिस क्या फंक्शन कर रहा है, फूड की एंट्री प्रिवेंट करेगा कहाँ पे, विंड पाइप में, या फिर बोल दो कि ट्रैकिया में, ठीक है। तो जो एंट्री है वो प्रिवेंट की जाएगी एपिग्लॉटिस के थ्रू। तो ये बात हो गई। यहाँ पे अगर अपने लोग देखने की कोशिश करें तो ये है एपिग्लॉटिस। अब जब अपने लोग खाना निकलेंगे ना तो विंड पाइप हल्का सा ऊपर आएगा और ये जो ढक्कन है ये ऐसे बंद हो जाएगा। ढक्कन मतलब कि एपिग्लॉटिस की बात हो रही है, ढक्कन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। तो ड्यूरिंग द सैलोइंग, यानी कि जब अपने लोग खाने को निगल रहे होते हैं, कैन बी कवर्ड बाय द एलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, यानी कि जो हमारा एपिग्लॉटिस है ये मिलके बना हुआ है कार्टिलेजस का, ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अ फूड इनटू द लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स वाले रीजन में फूड की एंट्री ना हो पाए, या फिर बोल दो कि जो ट्रैकिया यानी कि जो विंड पाइप है उससे फूड की जो एंट्री है वो ना हो पाए। देखिए कभी क्या हो जाता है कि फूड जब एंट्री ले लेता है, यानी कि कुछ जो पोर्शन फूड का इधर चला गया, तो क्या होता है, खांसी आने लगती है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, धौंसा लग गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या खांसी आने लगती है और यहाँ से तेज़ी से एयर बाहर आती है और जो फूड है वो वापस से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब जो फूड है वो हमारा चला जाएगा इसमें, जो हमारी फूड पाइप है उसमें। तो ये बात हुई। अब ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। देखिए थोरेसिक कैविटी यानी कि जो हमारा ये थोरेक्स वाला रीजन है, इसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, थोरेसिक कैविटी। अब इसके बारे में अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोरेसिक कैविटी के मिड तक का क्या प्रेजेंट है हमारे पास, जो ट्रैकिया, यानी कि जो ट्रैकिया वाला ट्यूब है वो यहाँ से स्टार्ट हो गए, जो मिड थोरेसिक वाला रीजन है वो वहाँ तक प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये किसका है, ट्रैकिया का। अब जो ट्रैकिया है वो मिड थोरेसिक रीजन तक प्रेजेंट है, ठीक है, विच डिवाइड अप टू द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि जो डिवीज़न है यहाँ पे अगर अपने लोग देखने की कोशिश करें तो ये है हमारे पास ट्रैकिया, ठीक है। अब ट्रैकिया आगे चलते चलते दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। तो अगर अपने लोग यहाँ पे देखें तो आधा डायग्राम दिया हो, तो ये हो गई हमारे पास पूरी लंग। तो यहाँ पे जो डिवीज़न है वो कहाँ पे हो रहा है, दो पार्ट में। अब जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो कैसे पता चलेगा कि किस पोजीशन पे जो है डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। अगर इसको अपने लोग देखेंगे तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, देखिए वर्टिब्रल कॉलम जो अपने लोग पढ़ेंगे तो इसको सब डिटेल में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो जो पीछे वाली वर्टिब्रा है, अगर यहाँ पे अपने लोग देखने की कोशिश करें तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये कौन सी हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5, इस वाले रीजन में ये कौन सी हमारे पास, फिफ्थ नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा है। 1 मिनट, ये है हमारे पास फिफ्थ नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा, ये वाली जिसको अपने लोग, ठीक है, ये है फिफ्थ नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा। और यहीं पे आके जो डिवीज़न है यानी कि ट्रैकिया यहाँ तक आएगी और उसके बाद जो दो पोर्शन है इसके हो जाएंगे। अगर यहाँ पे अपने लोग देखने की कोशिश करें, एक लेफ्ट पोर्शन में जा रही होगी ट्यूब और एक राइट पोर्शन में जा रही होगी, ठीक है। इनटू
द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंचाई। देखिए ट्रैकिया है और ट्रैकिया का जब डिवीज़न हुआ यानी कि पहली बार डिवीज़न हो रहा है तो नाम आ गया प्राइमरी, और ब्रोंचाई यानी कि अब जो ट्यूब निकल रही है इसको अपने लोग नाम देंगे ब्रोंचाई के नाम से। ठीक है, अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये था ट्रैकिया। अब ट्रैकिया यहाँ तक आया और यहाँ पे था प्रेजेंट अपना फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रल। अब यहाँ पे जब वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रल प्रेजेंट था तो यहाँ से ये डिवाइड हो गया दो पोर्शन में, एक लेफ्ट चला गया और एक राइट की तरफ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बार डिवीज़न हुआ था इसलिए नाम दिया था प्राइमरी। यहाँ पे ब्रोंचस लिखा है, इसको अपने लोग ब्रोंचाई पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ब्रोंचाई। तो प्राइमरी ब्रोंचाई में डिवीज़न हो जाएगी, यानी कि पहली बार जब डिवीज़न हो रहा है तो किस में होगा, प्राइमरी ब्रोंचाई में डिवीज़न हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए ईच ब्रोंचाई अंडरगो द रिपीटेड डिवीज़न टू फॉर्म द सेकेंडरी। देखिए पहली बार डिवीज़न हुआ, फिर कुछ जो ट्यूब निकलेंगी, फिर उनमें फर्दर डिवीज़न होगा, लेफ्ट राइट में कई सारी ट्यूब्स उनसे निकल रही होंगी, फिर आगे चल के उनमें डिवीज़न होगा। तो जो डिवीज़न है वो बेसिकली जो हमारे पास जो ट्रैकिया है उससे स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूसली होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर अपने लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ट्रैकिया से डिवीज़न हुआ था पहली बार जब टूटा तो प्राइमरी। अब ये जो प्राइमरी वाला था ये आगे चल के इसमें भी दो पाइप यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दो पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, दूसरी बार डिवीज़न हुआ यानी कि नाम आया सेकेंडरी। अब जो सेकेंडरी वाला है वो एक बार और डिवाइड कर रहा है और अपने लोग नाम देंगे टर्शियरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यानी कि अब तक 3 बार जो डिवीज़न है वो हो चुका है। ठीक है, अब जो टर्शियरी वाला ब्रांचेस है यानी कि टर्शियरी जो ब्रांचाई है वो आगे जाती जाएगी और ऐसा नहीं है कि जो डिवीज़न है वो रुक जाएगा, इसमें भी कुछ डिवीज़न होंगे और फाइनली हमारे पास मिलेगा ब्रोंचियोल। और यहाँ पे जो हमारे पास डिवीज़न मिलेगा वो कौन सा होगा, ब्रोंचियोल। ब्रोंचियोल ऐसे समझिए कि ये क्या है, अंगूर का गुच्छा। तो अंगूर का जब जो गुच्छा होता है ना उसमें वो क्या है, ब्रोंचियोल। ठीक है, तो अगर अपने लोग देखेंगे जो उसका डंठल है अमरूद का, सॉरी अंगूर का, ये देखिए ये क्या है, जो डंठल है अमरूद का, और यहीं से क्या है, इसमें कई सारे जो अंगूर हैं वो लगे होंगे। ठीक है, तो ये है, ये क्या है हमारे पास, ब्रोंचियोल है। और ये जो अंगूर हैं हमारे पास ये कौन से हैं हमारे पास, एल्वियोलाई। ठीक है, जो ग्रैप्स हैं वो क्या है, एल्वियोलाई। तो उस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, अभी अपने लोग देखेंगे इसको डिटेल में। तो ईच ब्रोंचाई अंडरगो द रिपीटिव डिवीजन फ्रॉम द सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंचाई एंड ब्रोंचियोल्स एंडिंग अप टू अ वेरी थिन टर्मिनल नोन एज ब्रोंचियोल्स। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या मिला अपने लोगों को, ब्रोंचियोल मिला। अभी इसको अपने लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी अपने लोग और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। अभी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसका ओवरव्यू केवल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे लास्ट में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई को तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब देखिए ट्रैकिया था, ट्रैकिया का पहली बार डिवीज़न हुआ तो प्राइमरी ब्रोंचाई बना, फिर दूसरी बार हुआ तो सेकेंडरी ब्रोंचाई बना, तीसरी बार हुआ तो जो टर्शियरी ब्रोंचाई हुआ, और उसके बाद जो डिवीज़न है वो कुछ छोटे छोटे हिस्सों में होता रहा और फाइनली बना हमारे पास ब्रोंचियोल। और ब्रोंचियोल के बाद जो अपने लोगों ने ग्रेप्स से लेके जिसका एग्जांपल देखा वो क्या है हमारे पास, एल्वियोलाई है। यानी कि ग्रेप्स इज इक्वल टू एल्वियोलाई, जो अंगूर हैं उनको एल्वियोलाई के नाम से यहाँ पे अगर अपने लोग समझने की कोशिश करें तो अपने लोग बता रहे हैं। और उसका जो गुच्छा है यानी कि जो डंठल है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अपने लोग ब्रोंचियोल बोल रहे हैं। ठीक है, द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इनिशियल ब्रोंचियोल आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। अब देखिए इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। अब देखिए कार्टिलेजिनस रिंग यानी कि कुछ सी टाइप की जो रिंग्स होंगी, अगर अपने लोग देखने की कोशिश करें तो ये है ट्रैकिया और इसके ऊपर कुछ सी टाइप की जो रिंग्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट होंगी। अब ये किस लिए प्रेजेंट होंगी, देखिए ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, उसका जो स्ट्रक्चर है उसका जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स वगैरह प्रेजेंट होंगी, कुछ सी शेप की जो रिंग्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट होंगी। अगर यहाँ पे अपने लोग देखने की कोशिश करें जो, तो ये क्या है, ये है ट्रैकिया वाला रीजन और यहाँ पे कुछ सी तरीके की सी शेप की कुछ जो रिंग्स हैं वो प्रेजेंट होंगी। और उसके बाद
प्राइमरी ब्रॉन्चाई में भी ये जो रिंग्स वगैरह हैं ये प्रेजेंट होंगी। उसके बाद जो सेकेंडरी ब्रॉन्चाई है उसमें भी प्रेजेंट होंगी, फिर टर्शरी तक में प्रेजेंट होगी। लेकिन इसके बाद ये क्या है, एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि जो इतना वाला पोर्शन है इसमें जो सी शेप रिंग्स वगैरह हैं वो एब्सेंट होंगी, और जो अपना स्टार्टिंग वाला पोर्शन है चाहे वो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रॉन्चाई है इसमें प्रेजेंट होगी पूरी तरीके से। अब जो हमारे पास जो सी शेप रिंग्स वगैरह हैं इनका मेन फंक्शन है कि जो शेप है, जो ट्रैकिया का शेप यानी कि जो पाइप है उसको उसके जो पिचकने से बचाना है उसको, यानी कि देखिए कोलैप्स कर जाएगा, और कोलैप्स कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपस में चिपक जाएगा। तो उसको क्या है, कोलैप्सिंग से बचाने के लिए वहाँ पे एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट एक रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स वगैरह। कार्टिलेजनस रिंग्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट है जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ईच टर्मिनल ब्रॉन्चाई, देखिए अपने लोगों ने बात की थी ब्रॉन्चियोल और एल्वियोलाई की, और यहाँ पे अपने लोगों को एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसको अगर अपने लोग रियली में देखेंगे, अगर असल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। बेसिकली ये कंप्यूटर जनरेटेड है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कुछ अंगूर तरीके के हैं, यानी कुछ ग्रेप्स तरीके के हैं, और ये क्या है, कुछ इनके डंठल वगैरह निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास ब्रॉन्चियोल है, और एल्वियोलाई को ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच टर्मिनल ब्रॉन्चियोल gives rise to the number of very thin irregular walled vascularized bag like structure known as alveoli, यानी कि जो भी ब्रॉन्चियोल था, जो भी टर्मिनल ब्रॉन्चियोल था, उसके एंड में जाते जाते कुछ एक वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर अपने लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इनरेगुलर वॉल्ड है, यानी कि इसकी जो वॉल है उसका कोई परफेक्ट शेप नहीं है, हालांकि होगा किसके बॉल्ड शेप में। ठीक है, तो इनरेगुलर वॉल का ये शेप है हमारे पास, जिसको अपने लोग बोल रहे हैं एल्वियोलाई। अभी इसको अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रॉन्चाई, ब्रॉन्चियोल्स, एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स, यानी कि जो अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा कि लंग्स तक पहुंचने का जो रास्ता है, यानी कि लंग्स के अंदर तक जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे अपने लोगों को एक ट्री समझ में आया। जैसे कि पेड़ होता है ना, ये देखिए पेड़ में क्या होता है, नीचे तो एक ही होता है, ठीक है, फिर डिवीज़न हुआ, फिर डिवीज़न हुआ, फिर उनमें डिवीज़न हुआ, फिर करते करते कई सारा यानी कि बहुत बड़ा एक ट्री बन जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रहा है, फिर उसमें जो भी प्राइमरी ब्रांचेस हैं, यानी कि जो भी ब्रांचेस वगैरह बन रहे हैं, ब्रांचियोल्स वगैरह बन रहे हैं, उसमें फिर डिवीज़न हो रहा है, और फाइनली जो एल्वियोलाई है वहाँ पे जाके जो डिवीज़न है वो स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हुई। अब अपने लोगों को समझ में आया कि लंग्स के अंदर कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट हो गए, और जो जिनके हिसाब से जो भी लंग्स हैं वो अपना फंक्शन करेंगी, जिसमें आएगा हमारे पास ब्रॉन्चाई आ गया, ब्रॉन्चाई वगैरह प्रेजेंट हो गए, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो एंड टर्शरी हो। उसके बाद ब्रॉन्चियोल्स होंगे और एल्वियोलाई होगा। ठीक है, तो अगर अपने लोग बात करें तो लंग्स के अंदर 3 टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। पहला है ब्रॉन्चाई, ब्रॉन्चियोल, और फिर है लास्ट में एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग, यानी कि जो लंग्स हैं वो इन सबसे मिलके बनी हुई है। ब्रॉन्चाई, ब्रॉन्चियोल, एल्वियोलाई, यानी कि इन तीनों चीज़ों से मिलके जो लंग्स हैं वो मिलके बनी हुई है। वी हैव 2 लंग्स, यानी कि अब देखिए लंग्स का डिवीज़न हुआ था, ट्रैकिया डिवाइड हुई थी 2 पार्ट में, तो अपने लोगों को पता चल गया कि लंग्स क्या हैं, 2 होंगी। एक होगी हमारे पास लेफ्ट साइड वाली और एक होगी राइट साइड वाली। अब इसको अगर अपने लोग देखिए, अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ कवरिंग होती है, उनके ऊपर कुछ जो कवरिंग होगी उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स वगैरह होंगे, उसके बारे में अपने लोग पढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं लंग्स के बारे में, तो लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है उसको अपने लोग नाम दे रहे हैं प्लूरल, जो इसको नाम देंगे अपने लोग प्लूरल कवरिंग। यहाँ पे जो लेयर्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट होंगी। वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर, यानी कि यहाँ पे 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। अगर यहाँ पे अपने लोग जूम करके देखेंगे तो ये क्या है, लंग्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे 2 लेयर प्रेजेंट है, एक तो ये है लाइट ब्लू वाली और एक है हमारे पास डार्क ब्लू वाली। इसको अपने लोग अभी देखेंगे। तो 2 लेयर प्रेजेंट हैं लंग्स के ऊपर, ठीक है, विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम टू रिड्यूस द फ्रिक्शन
ऑफ द लंग सरफेस। अगर अपने लोग लंग्स को यहाँ इतना पार्ट अगर काटें और इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करें तो अपने लोगों को समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, ये है लंग्स, ठीक है। अब लंग्स के पहली लाइनिंग है हमारे पास विसरल प्ल्यूरा। देखिए प्ल्यूरा वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको, लंग्स को। तो विसरल यानी कि अंदर वाली और प्ल्यूरा यानी कि जो लंग्स के रिलेशन में जो भी बात हो गई तो वहाँ पे वर्ड आता है प्ल्यूरा। जब लंग्स से रिलेटेड बात हो रही है तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा प्ल्यूरा। अगर वर्ड आ जाए प्ल्यूरा तो समझ जाइए, क्योंकि समझ जाइए कि कुछ लंग्स से रिलेटेड जो बातचीत है वो हो रही है। तो बात आई विसरल प्ल्यूरा। विसरल यानी कि सबसे अंदर वाली लाइनिंग। देखिए ये है लंग्स और ये है पहली लाइनिंग जो कि लंग्स की कांटेक्ट में होगी, उसको अपने लोग नाम क्या दे रहे हैं, विसरल प्ल्यूरा। और इसके जस्ट आगे वाली लाइनिंग जिसको अपने लोग नाम देंगे पैराइटल, यानी कि इससे पहले वाली लाइनिंग। ये विसरल वाली और इससे पहले वाली कौन सी, पैराइटल वाली लाइनिंग। ये बात हुई अपने लोगों ने कि दो जो लाइनिंग है ये प्रेजेंट होगी। अब इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको अपने लोगों ने नाम दे दिया प्लूरल फ्लूइड। देखिए प्लूरल यानी कि लंग्स, और लंग्स के यहाँ पे जो लाइनिंग है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको अपने लोग नाम क्या दे रहे हैं, प्लूरल यानी कि लंग्स, और फ्लूइड यानी कि लंग्स का जो फ्लूइड है उसको नाम दे दिया प्लूरल फ्लूइड, जो कि ये जो लाइनिंग है इनके बीच में प्रेजेंट होगा ताकि जो फ्रिक्शन है, देखिए जब अपने लोग सांस ले रहे हैं, सांस जब ले रहे हैं यानी कि जब एयर फिल हो रही है तो क्या है, कुछ मूवमेंट हो रहा है किसमें, लंग्स में। तो लंग्स में जब मूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए एक कुछ ऑयल टाइप का जो सिक्रीशन है यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी फ्लूइड फिल होगा वो कुछ ऑयल के तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये अपने लोगों ने सिंपल डायग्राम में बनाया हुआ है। ये है लंग्स का सरफेस, यानी कि मान लो कि ये क्या है, लंग्स, और इसकी ये है पहली लाइनिंग जो कि कौन सी है हमारे पास, और ये है हमारे पास आउटर वाली लाइनिंग। जो पहली वाली लाइनिंग है उसको अपने लोग क्या नाम दे रहे थे, विसरल प्ल्यूरा नाम दे रहे थे, ठीक है। और जो आउटर वाली लाइनिंग है यानी कि इसके बगल वाली लाइनिंग ये कौन सी है हमारे पास, ये होगी हमारे पास पैराइटल प्ल्यूरा। और इनके बीच में एक फ्लूइड फिल होगा जिसको अपने लोग नाम क्या दे रहे थे, लंग्स फ्लूइड बोल दो या फिर बोल दो कि पैराइटल फ्लूइड फिल होगा इनके बीच में। इनकी जो लाइनिंग है इसके बीच में जो क्या है, पैराइटल फ्लूइड फिल होगा जो कि बेसिकली जो फ्रिक्शन है उसको लो करेगा। द आउटर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, यानी कि जिसकी बात हो रही है पैराइटल प्ल्यूरा, पैराइटल प्ल्यूरा का दूसरा नाम क्या है, आउटर, यानी कि क्या है, आउटर साइड में प्रेजेंट है तो नाम दे दिया आउटर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। अब इसके बाद क्या होगी, थोरेसिक लाइनिंग होगी, यानी कि रिब्स वगैरह आएंगे। जो हमारे पास थोरेसिक लाइनिंग है इसके बाद जो रिब्स वगैरह हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिब्स कवर कर रहे होते हैं लंग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो रिब्स वगैरह होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो जो बाहर वाली लाइनिंग है यानी कि आउटर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन है, ये क्या रिब्स के कांटेक्ट में होगी, यानी कि थोरेसिक कैविटी है उसके पास में प्रेजेंट होगी। वहीं पे अगर बात करते हैं वेयर एज द इनर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, यानी कि जब बात कर रहे हैं इनर साइड वाले की, इनर साइड में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसकी जब बात करेंगे, कॉन्टैक्ट विद द लंग्स सरफेस, यानी कि जो लंग्स है उसके, देखिए लंग्स के सरफेस से ये जो रिलेशन होगी इसके बिल्कुल बगल में होगी, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारे पास, इनर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं द पार्ट स्टार्टिंग विद द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंचियोल कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। देखिए जब अपने लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वहाँ पे दो वर्ड आते हैं। पहला होता है कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि जो भी रास्ता है एयर के पास होने का, एयर कहाँ से होते हुए जाएगी उसको नाम दे दिया कंडक्टिंग पार्ट। और दूसरा है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे जो भी गैसेस का डिफ्यूज़न वगैरह है, जो भी मैकेनिज्म परफॉर्म होगा वो सब यहाँ पे आता है। तो जो भी कंडक्टिंग पार्ट है हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनल ब्रोंचियोल्स तक आके ये ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से होते हुए जो टर्मिनल जो ब्रोंचियोल्स तक का रास्ता है वो किस में आ रहा है, कंडक्टिंग पार्ट में। वेयर एज द एल्वियोलाई, अब जब एल्वियोलाई जो कि लास्ट यूनिट है, एल्वियोलाई से आगे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो किस में आएगा, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा।
फ्रॉम द रेस्पिरेटरी या फिर गैसेस का जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो किस में आ रहा होगा हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो एल्वियोलाई से ऊपर तक का जो भी पोर्शन है, चाहे वो ट्रैकिया वगैरह हो, ब्रोंचाई वगैरह हो, वो सारा किस में आ रहा है, कंडक्टिंग पार्ट में। और एल्वियोलाई के बाद वाला जो पोर्शन है, यानी कि एल्वियोलाई और उसके बाद जो भी डिफ्यूजन वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें आएंगी हमारी किस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कि जो भी कंडक्टिंग पार्ट था, जो कि एल्वियोलाई के ऊपर वाला जितना भी पोर्शन था, जहाँ से जो एयर है वो पास करते हुए आ रही थी, उसका जो रास्ता था एयर का, वो कहाँ पे आ रहा था, कंडक्टिंग पार्ट में। और कंडक्टिंग पार्ट होने के कुछ बेनिफिट्स वगैरह हैं, उसके बारे में जानते हैं कि ये किस लिए ज़रूरी है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। अब देखिए, जो कंडक्टिंग ट्रैक है, यानी कि जो कंडक्टिंग पार्ट है, वो एयर को आउटर एटमॉस्फेयर्स से एल्वियोलाई तक ले जाने में काम कर रहा है। ठीक है। तो एल्वियोलाई तक ले जाने में ये है हमारे पास आउटर एटमॉस्फेयर, यहाँ से होते हुए जो एल्वियोलाई तक का रास्ता है वो कौन कवर कर रहा है, जो हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट है। ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि ह्यूमिडिफिकेशन कर रहा है किसका, एयर का। अब देखिए, एयर जब बाहर से अंदर जा रही है तो उसमें क्या है, कुछ जो पार्टिकल्स वगैरह होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, उनको भी रिमूव करना है। तो ये जो ट्रैक है, इससे होते हुए जब एयर अंदर जा रही है, फाइनली जब एल्वियोलाई तक पहुंच रही है, तो वहाँ तक जो सारे के सारे जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, यानी कि जो फॉरेन मटेरियल्स वगैरह हैं, वो सारे रिमूव कर दिए जाएंगे। और प्लस उसका जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो हो जाएगा। ठीक है। और जो भी एयर है उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बॉडी के टेम्परेचर तक जो भी एयर है वो पहुंच जाएगी, क्योंकि इतना लंबा जो है पाथ होगा, तो यहाँ तक जाते जाते जब तक एयर पहुँचेगी एल्वियोलाई तक, तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो अपनी जो बॉडी है उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट हो चुका होगा, वहीं पे मेंटेन हो चुका होगा। ठीक है। तो जो हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट है उसमें आएगा नोज़ हो गया, नेज़ोफेरिंक्स वगैरह हो गया। अपने लोगों ने देखा था कि नोज़ से जो एयर है वो कहाँ पे पहुँची थी, नेज़ोफेरिंक्स में। अब नेज़ोफेरिंक्स से होते हुए लैरिंक्स में, अब लैरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंचाई। ट्रैकिया का डिवीज़न हुआ था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंचाई में, और ब्रोंचाई से होते हुए ब्रोंचियोल्स तक। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है वो नोज से स्टार्ट होते हुए ब्रोंचियोल्स तक आ रहा है। ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या था कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको एल्वियोलाई तक पहुंचाना, यानी कि ये क्या है, एक रास्ता है एटमॉस्फेरिक एयर को ले जाने का एल्वियोलाई तक। दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं एयर में, उसको रिमूव कर देना, किसको, एयर से उसको रिमूव कर देना एयर से। तीसरा मेन फंक्शन क्या है कि ह्यूमिडिफिकेशन करना, ह्यूमिडिफाई कर देना, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको नॉर्मलाइज करना, ह्यूमिडिफिकेशन कर देना उसका। ठीक है। और चौथा क्या है कि ब्रिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ये क्या है, सबसे मेन फंक्शन है किसका, अपने पास जो भी हमारे पास कंडक्टिंग पोर्शन, जो कंडक्टिंग पार्ट प्रेजेंट है या फिर कंडक्टिंग जो ट्रैक प्रेजेंट है उसका, तो क्या है, जो भी बॉडी टेम्परेचर है उसको बेसिकली मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो बनाई जा रही। जो ट्रैक है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो टेम्परेचर है एयर का वो बॉडी के टेम्परेचर में आ जाए। ठीक है। अब क्या बात हो रही है, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट। अब देखिए, ये बात हो गई हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट की। अब बात हो गई कि रेस्पिरेटरी जो भी सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है। तो अगर बात करते हैं एक्सचेंज पार्ट, यानी कि जहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज वगैरह है वो सारा होगा, इज द साइट एक्चुअली वेयर द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब जो एयर थी एटमॉस्फेरिक एयर, वो फाइनली कहाँ पे आ गई, एल्वियोलाई में। अब जब एयर कहाँ पे पहुँच गई है, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में जब एयर पहुँच रही है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो भी गैसेस का एक्सचेंज वगैरह है वो एल्वियोलाई में होगा। इसको अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने लोग आगे चैप्टर जैसे जैसे जाता जाएगा। तो एल्वियोलाई को तो अपने लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो फाइनली जो गैसेस का एक्सचेंज वगैरह है वो कहाँ से होगा, एल्वियोलाई में। ठीक है। तो एल्वियोलाई पे जब एयर आएगी तब वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट होगा। यानी कि अभी तक अपने लोगों ने जितना भी पोर्शन पढ़ा था, चाहे वो नोज़ हो या फिर नोज़ से लेते हुए नेज़ोफेरिंक्स और लास्ट तक आते आते ब्रोंचियोल्स तक, तो यहाँ पे जो भी गैसेस का एक्सचेंज है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और इसके बाद जब अपने लोग अपनी जो एयर है
वो कहाँ पे आ जाएगी, एल्व्यूलाई में। उसके बाद क्या होगा, जो भी गैसेस का एक्सचेंज है वो होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी एक्सचेंज है वो होगा। ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिला दी जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से रिमूव कर दी जाएगी। इसको अपने लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द लंग्स आर सिचुएटेड, तो ये सारी बात हुई हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब कुछ बात करते हैं कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है लंग्स की, जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उसको अपने लोगों ने जो भी थोरेसिक कैविटी का नाम दिया था वो किस तरीके से मिलके बनी हुई है, कैसा क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अपने लोग अब जानेंगे। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। अब यहाँ से अपने लोगों को बात समझ में आई कि जो लंग्स वगैरह हैं वो सिचुएटेड है, यानी कि उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगी, जो भी थोरेसिक चैम्बर प्रेजेंट है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, थोरेसिक चैम्बर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जो अपने लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली जो चेस्ट वाला रीजन है वो किस में आएगा, थोरेसिक चैम्बर में। और थोरेसिक चैम्बर क्या है, एक एयर टाइट कंडीशन है। यहाँ पे क्या जो भी कंडीशन होंगी वो कैसी होगी, एयर टाइट चैम्बर होगा। अब एयर टाइट होने की वजह यह है कि जो भी प्रेशर है उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है। जब लंग्स में जो भी एयर फिल हो रही है या फिर लंग्स से एयर जो बाहर निकल रही है, तो वहाँ पे क्या है, कुछ जो प्रेशर का है उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे क्या है, एयर टाइट रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो एयर की, देखिए अगर लीकेजिंग हो जाएगी, अगर एयर लीक कर जाएगी तो जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे पास जो भी हमारे पास ये थोरेसिक चैम्बर प्रेजेंट है वो कैसा होगा, हमारे पास एयर टाइट चैम्बर होगा। अगर अपने लोग फ्रंट से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, एक यहाँ पे बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो बोन है वो प्रेजेंट है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोन होती है, ठीक है, स्टर्नम बोन होती है। इसको अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो अपने लोग रिब्स के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो स्टर्नम बोन होगी, यहाँ पे क्या है, रिब्स वगैरह होंगे। अगर बैक पोर्शन की बात करें तो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है। तो अगर अपने लोग बात करते हैं थोरेसिक चैम्बर के बारे में, और अगर डॉर्सली बात करते हैं, डॉर्सल साइड यानी कि पीछे की साइड, डॉर्सल की साइड यानी कि जो अपनी बैक पोर्शन है अपनी बॉडी का, ये किस में आएगा, डॉर्सल साइड में। तो अगर डॉर्सल साइड में देखेंगे, अगर इसमें अपने लोग देख रहे हैं तो ये वाली इमेज कैसी है, ये देखिए, ये है बैक वाला पोर्शन और ये है फ्रंट वाला पोर्शन। तो ये है फ्रंट वाला पोर्शन, ये है बैक वाला पोर्शन। अगर पीछे की तरफ से देख रहे हैं, डॉर्सली देख रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम है। तो अपने लोग बात कर रहे हैं अगर थोरेसिक चैम्बर के बारे में, तो थोरेसिक चैम्बर पीछे की तरफ से मिलके बना हुआ है, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। और वहीं पे अगर बात करते हैं वेंट्रली, तो वेंट्रिली अगर बात करते हैं तो किससे बना हुआ होगा, स्टर्नम से, जो कि अगर आगे वाली साइड, देखिए पीछे वाली साइड यानी कि डॉर्सल साइड और फ्रंट वाली साइड यानी कि वेंट्रल साइड। तो अगर आगे से देखेंगे तो यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होगी जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो पीछे की तरफ से क्या है, जो हमारे पास थोरेसिक चैम्बर है वहाँ पे होंगे वर्टिब्रल कॉलम, और आगे की तरफ से यानी कि वेंट्रल की तरफ से बात करें तो क्या होगा हमारे पास, स्टर्नम, ठीक है। और अगर बात करते हैं लैटरली यानी कि लैटरल वाला पोर्शन यानी कि जो साइड वाला पोर्शन है, उससे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, जो रिब्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट होंगे। और अगर नीचे से बात करते हैं लोअर साइड, देखिए लोअर साइड से अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डायफ्रागम। डायफ्रागम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर अपने लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें तो ये जो सी शेप का दिख रहा है ये क्या है, डायफ्रागम। तो डायफ्रागम ऐसे समझिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि डायफ्रागम प्रेजेंट है। तो डायफ्रागम अगर बात करते हैं तो नीचे की तरफ से जो सपोर्ट है यानी कि जो एयर टाइट है, एयर टाइट जो चैम्बर है थोरेसिक चैम्बर, उसको नीचे से जो घेरे हुए है वो कौन सा है हमारे पास, डायफ्रागम, ठीक है। तो और जो हमारा जो डायफ्रागम है ना, यही क्या है, एक बॉर्डर लाइन है किसके बीच में, थोरेसिक कैविटी के बीच में, और इसके नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है, ठीक है। तो जो डायफ्रागम है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अभी इसको अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो एयर अंदर जा रही है, एयर बाहर आ रही है, यानी कि जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में अपने लोग जब पढ़ेंगे इसी के जस्ट आगे वाली वीडियो में, ठीक है। तो अपने लोगों ने समझा कि जो थोरेसिक चैम्बर है जो कि बेसिकली एक एयर टाइट चैम्बर है, वो वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स और डायफ्रागम यानी कि टोटल 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चंस वगैरह
पुट हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि डॉर्सल साइड से क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड से क्या है, लेटरल साइड से क्या है, और लोअर साइड से कौन सा जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन थॉरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थॉरेसिक कैविटी, यानी कि अगर थॉरेसिक कैविटी है जो कि एक किसमें, जो कि एयर टाइट चैम्बर है, इसकी जो कैविटी है यानी कि थॉरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में अगर थोड़ा सा भी कोई चेंज हो जाता है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि जो लंग्स की जो कैविटी है, यानी कि डायरेक्टली अगर अफेक्ट करने की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर थॉरेसिक चैम्बर है, थॉरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से डिक्रीज हो गया, वहाँ का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पाया, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको, जो लंग्स वगैरह है। तो लंग्स में डायरेक्ट अफेक्शन होगा किससे, अगर एनाटॉमिकल सेटअप जो है थॉरेसिक कैविटी का उसमें कोई भी चेंजेस आता है, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब ये जो इस तरीके का जो सेटअप है जहाँ पे जो भी थॉरेसिक चैम्बर है उसमें जो एयर टाइट चैम्बर है, अब यहाँ पे जो ये सेटअप है ये ज़रूरी है ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है उसको परफॉर्म करने के लिए लंग्स का जो फंक्शन है वो फूल रही है, सिकुड़ रही है, उनका जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसको अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, जहाँ पे अपने लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो भी एयर है वो इन जाएगी आउट जाएगी, जो लंग्स का फंक्शन है किस तरीके से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा लंग्स का, उसके बारे में अभी अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो रेस्पायरेशन है उसमें कुछ जो स्टेप्स वगैरह हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इन सारे स्टेप्स को अपने लोग अभी तो देखिए स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद अपने लोग एक एक स्टेप को उठाएंगे। एनसीईआरटी में भी यही पैटर्न दिया हुआ है कि एक एक स्टेप को उठा के उसकी जो डिटेल है उसको बताया हुआ है, उसी तरीके से अपने लोग भी पढ़ते हैं। तो पहला प्रोसेस है कि ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich air is released out। तो पहला प्रोसेस यानी कि पहला स्टेप आता है रेस्पायरेशन में कि बाहर की एयर को अंदर लेना है और अंदर की जो भी कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई जो एयर है उसको बाहर निकालना। तो पहला प्रोसेस हो गया कि एटमॉस्फेरिक एयर तो अंदर जा रही है और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जो एयर है वो बाहर आ रही है। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, यानी कि दूसरा स्टेप क्या है, अब जब एयर पहुंच गई कहाँ पर, एल्वियोलाई में, अब एल्वियोलाई में जब एयर पहुंच रही है तो वहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा जो भी गैसेस का एक्सचेंज है, यानी कि ब्लड से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे आएगी, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में जो भी एयर फिल है उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे मिक्स हो जाएगा, ब्लड में, ठीक है। अब क्या होगा, डिफ्यूज़न स्टार्ट हो रहा है एल्वियोलाई में, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स वगैरह होंगे जिसके बारे में अभी अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो अपने लोग एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स वगैरह होंगी, इनके थ्रू क्या है जो भी डिफ्यूज़न है वो स्टार्ट होगा। तो पहला प्रोसेस था कि एयर अंदर गई और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर थी वो बाहर आई, पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या था कि अब जब एयर पहुँच गई कहाँ पे, एल्वियोलाई तक, अब एल्वियोलाई में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा और यहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे परफॉर्म होगा। बेसिकली बोल दो कि जो डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इनटू द ब्लड। अब जब ये जो गैसेस हैं ये ब्लड में मिक्स हो गई और इस ब्लड को अब पहुँचा दिया जाएगा, जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वहाँ तक क्या है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जो देखिए यहाँ से जो ब्लड आया होगा वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा और यहाँ से जो ब्लड जा रहा होगा उसमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन रिच जो हमारे पास जो ब्लड अब बन गया है इसको पूरी बॉडी में इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट करवा देना। तो तीसरा प्रोसेस क्या हो गया कि भाई ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगला प्रोसेस क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही थी कि एल्वियोलाई और जो ब्लड है उसके बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी ब्लड आ रहा है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और फाइनली ये ब्लड पहुँचेगा अलग अलग टिश्यू के पास, अलग अलग ऑर्गन्स के पास। तो वहाँ पे भी फिर से क्या होगा, जो डिफ्यूज़न है वो स्टार्ट होगा, ऑर्गन्स से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ब्लड में मिक्स हो जाएगा और इसमें जो ऑक्सीजन है वो मिक्स हो जाएगी, किसमें जो भी ऑर्गन है वो उसको ले लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, जो डिफ्यूज़न है वो हो रहा होगा। तो ये था अपना फोर्थ स्टेप। और लास्ट स्टेप आता है
फिफ्थ स्टेप जहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फ्रॉम कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सेलुलर रेस्पायरेशन डिफॉल्ट इन द चैप्टर 14। देखिए अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन पहुंच गई है तो क्या होगा, जो भी ऑर्गन है या फिर जो टिश्यू है, जो सेल है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और फाइनली वो जो ऑक्सीजन पहुंची है उसका यूटिलाइजेशन होगा। अब इसको अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सेलुलर रेस्पायरेशन है वो स्टार्ट होगा। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सेलुलर रेस्पायरेशन में। अभी इस चैप्टर में फिलहाल अपने लोग जो डिफ्यूज़न है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहीं तक बात रखने वाले हैं। इसके आगे बात होगी अपनी चैप्टर 14 में, जहाँ पे अपने लोग पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में। जब ऑक्सीजन पहुँच गई सेल के पास तब सेल ने किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया, वहाँ पे जो प्रोसेस है, किस तरीके से जो एनर्जी है वो बना रही है सेल, उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे जब अपने लोग पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो बेसिकली अपने लोगों के 5 प्रोसेस हैं, किसके, रेस्पायरेशन की जो है बेसिकली 5 प्रोसेस हैं। इसको अपने लोग फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रोसेस है कि एयर अंदर आएगी और एयर बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये तो पहला प्रोसेस हो गया, ठीक है। बाहर की एयर अंदर आई और अंदर की एयर बाहर गई। दूसरा प्रोसेस क्या था कि जो भी एल्वुलाई है वहाँ पे जब एयर पहुँची तो वहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा एल्वुलाई और ब्लड के बीच में, और अब ये जो ब्लड है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ये था हमारा तीसरा। और चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि अब जो ये ब्लड है जिसमें कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है हमारे पास, ये पहुँचेगा ऑर्गन्स के पास, और ऑर्गन्स क्या करेंगे, जो भी ऑक्सीजन है यानी कि यहाँ पे फिर से डिफ्यूज़न होगा और जो भी गैसेस का एक्सचेंज है वो परफॉर्म होगा। और पांचवा प्रोसेस है जिसको अपने लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 में, जो कि बता रहा है कि अब जो भी ऑक्सीजन है वो किस तरीके से सेल के द्वारा यूटिलाइज की जाएगी, वहाँ पे जो भी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो परफॉर्म होंगी, ठीक है। उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, कुछ आपकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश हमारी रहती है, वो अगर आप तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां पर अपने लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो परफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से जो भी फंक्शन होगा लंग्स का, किस तरीके से जो ब्रीद इन वाली जो कंडीशन है यानी कि जो अपने लोग सांस ले रहे हैं तब जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में अपने लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जब जो एयर है वो बाहर आ रही है तब जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको अपने लोग ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।